नमस्कार, हम अवधी के अर्घान के वारी से प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी से बात करी तहन अवधी बतकही के अंतर्गत। और पांडे जी से बात करब और बातचीत करे के भाषा खड़ी बोली हिंदी हुए। हाँ, तो आप सब सुना जाए कुछ ज़रूरी बातन का कि अवधी से पांडे जी के जुड़ाव कैसे हुआ थे और अवधी साहित्य पर पांडे जी के क्या राय है। देखो जी, ऐसा है कि जिस भाषा में महाकवि तुलसीदास जैसे कवि हो चुके हैं, उस भाषा के साहित्य से हिंदी क्षेत्र के किसी भी भाषा के लोगों, असल में स्वयं अवधी एक क्षेत्र की लोक भाषा है, मातृभाषा है। तो दूसरे क्षेत्र की जो लोक भाषाएं, मातृभाषाएं हैं, उनका कोई भी व्यक्ति अवधी से जुड़ ही जाता है रामचरितमानस के माध्यम से। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, इस बात पर कम ध्यान दिया गया है कि हिंदी क्षेत्र की जो विभिन्न लोक भाषाएं हैं, उनमें भाषिक बनावट के स्तर पर गहरी एकता है। इसीलिए एक भोजपुरी भाषी अवधी में लिखे गए रामचरितमानस को उसी तरह समझता है जैसे भोजपुरी में लिखे गए गीतों कविताओं को वो समझता है। जी। उसी तरह बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये जितने हिंदी प्रांत हैं, हिमाचल तक, उसके लोग तुलसीदास और रामचरितमानस को बहुत आसानी से समझते हैं। और एक क्षेत्र के शब्द दूसरी बोलियों में भी आते हैं। मैंने भोजपुरी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जी, जो अवधी में भी चलते हैं। जी, अवधी के बहुत सारे शब्द भोजपुरी में भी चलते हैं। तो गांव के अनपढ़ लोगों को भी रामचरितमानस समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। दूसरी बात यह है कि तुलसीदास का जो मानस है वह गेय कविता है, माने गाई जा सकती है कविता। इसीलिए हमारे यहाँ के लोग, गांव के अनपढ़ लोग या कुछ पढ़े लिखे नाम मात्र के लोग, रामचरितमानस की दोहा चौपाइयों को ढोल और झाल बजाकर गाते हैं। हम लोग बचपन से यह सुनते आए। तब हम यह नहीं जानते थे कि ये भोजपुरी से अलग किसी भाषा में कविता है। जी, लेकिन ये हमारी कविता है, ये समझ में तो आता था। यही नहीं, लोक भाषाओं की एक विशेषता और है कि उसमें जो संगीतमयता होती है वह उसको लोकव्यापी बनाती है, देशव्यापी बनाती है। इसीलिए जब भी संगीत और कविता की एकता होती है जहाँ भी, तो कविता की आयु बढ़ जाती है। ये ऐसे ही नहीं है कि 500 वर्षों से वह परम लोकप्रिय कविता है रामचरितमानस की। ये अवधी के तमाम सोहर हैं और दूसरे लोकगीत भी भोजपुरी इलाके में और भोजपुरी इलाके के अवधी इलाके में गाए बज जाते हैं। जी, जी, औरतें गाती हैं, पुरुष गाते हैं। और एक और बात कहूँ कि ये जो रामचरितमानस है या तुलसी की और कविताएं भी हैं जो अवधी में भी हैं और ब्रजभाषा में भी हैं, वो
सारे हिंदी क्षेत्र में लोकप्रिय। माने एक उनकी और विशेषता है जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लोक भाषा में होने के कारण वो अनपढ़ लोगों को कवि बनाती हैं कविताएं। जी। मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन मुझे खूब याद है जब मैं छोटा था तो वो आधी चौपाई तुलसीदास की लेते थे और आधी अपने जोड़ के मिला देते थे। हाँ, माने तुलसी की मेरी जानकारी में दुनिया में अकेले कवि तुलसीदास हैं और उनके बराबरी खाली कबीर दास कर सकते हैं कि वो अनपढ़ लोगों को भी कवि बनाते हैं। तो इसलिए अवधी से मेरा संबंध बहुत पुराना है, बचपन से है। तुलसीदास 3 बातों को एक साथ मिलाते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रकृति, संस्कृति और जहाँ देखते थे विकृति, उसका भी उन्होंने चित्रण किया है। तुलसीदास छोड़ते नहीं थे किसी को। उन्होंने साधु संतों कली वर्णन में साधु संतों के पाखंड की जैसी आलोचना की है वैसी आलोचना किसी ने नहीं की है। बेचहि वेद धर्म दुहिले ही, ऐसे लोग भी हैं। आजकल ऐसे साधु संत घूमते दिखाई दे जाते हैं और रोज एक नए एक स्कैंडल में पकड़े जाते हैं, तो तुलसीदास मुझे याद आते हैं। तो इसलिए तुलसीदास के माध्यम से मुझे अवधी से जुड़ाव हुआ। और फिर जब लगा कि एक कवि इतना बड़ा है जिस भाषा में, तो उसमें और भी कवि होंगे। फिर जायसी सामने आए। आप ने जब पढ़ाई की शुरुआत की तो उस समय तुलसीदास का परिचय एक विद्यार्थी से जो होता है वो विद्यालय में कैसे हुआ? ऐसा है कि हम जब मिडिल स्कूल में थे तो हमारे एक अध्यापक थे शेख वाजिद रामचरितमानस के परम भक्त थे। वो भक्त खाली तुलसीदास के नहीं थे, रामचरितमानस के भक्त थे। उनको अधिकांश रामचरितमानस याद था और हमारे यहाँ कवि सम्मेलनों में, साहित्यिक समारोहों में लोग उनको बुलाते थे और वो तुलसीदास और रामचरितमानस पर भाषण देते थे। जी, शेख वाजिद के बदले पंडित वाजिद कहते थे और पहला रामचरितमानस के महत्व का, तुलसीदास के महत्व का ज्ञान मुझे शेख वाजिद से ही हुआ। जी हाँ। अवधी में एक दूसरी धारा है सूफी साहित्य की। हाँ, अरे तो उसको लेकर के आप देखिए, ऐसा है कि सूफी साहित्य दुनिया भर का लोक भाषाओं में लिखा गया साहित्य है। ईरान में भी जो सूफी साहित्य है वो फारसी में कम और वहाँ की लोक भाषा में लिखा हुआ अधिक है। भारत में तो लोक भाषाओं में ही और अधिकांशतः अवधी में और थोड़ा ब्रज भाषा में लिखा गया है। उसमें मुल्ला दाऊद से लेकर कुतुबन, मज्झन, जायसी, यहाँ तक कि नूर मोहम्मद भी ये इस अवधी के ही कवि हैं। और अवधी में सूफी साहित्य अपार है, बहुत प्रभावशाली, बहुत महत्वपूर्ण। उसमें से कुछ लोगों को लोग ज़्यादा जानते हैं, जैसे जायसी को, लेकिन ये सभी सूफी कवि अवधी में ही कविता लिखते थे। तो इसलिए सूफियों की एक बड़ी परंपरा अवधी में मौजूद है। इसके अलावा जो आधुनिक अवधी साहित्य है
उसमें से कुछ कवियों का जिनसे आप देखिए, संपर्क हुआ हो? 2 कवियों से मेरा संपर्क हुआ। संपर्क क्या, एक से तो गहरी आत्मीयता थी, संपर्क भी था। वो थे त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी हिंदी के साथ साथ अवधी में भी कविता लिखते जी। अवधी कविताओं का संग्रह है अमोला। जी। उसकी कविताएं वो कभी कभी सुनाते थे हम लोगों को। जी। दूसरे जो आधुनिक काल के अवधी के कवि हैं जिनको मैं सीधे सुना है बनारस में साक्षात सामने, वो थे रमई काका। जी। जी। बड़े प्रभावशाली कविता लिखते थे और उतने ही अच्छे ढंग से जी। सुनाते भी थे। जी। तो ये 2 कवि आधुनिक काल के मुझे याद हैं अवधी के, जिनको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी कभी उसी में तुलसीदास भी याद आ जाते। जी। जी। हाँ, ठीक। आपने एक लोकगीतों का संग्रह किया जो 1857 पर हाँ, लोग केंद्रित थे। लिखे। तो उसमें अवधी लोकगीतों से आपकी कैसी? अरे वो क्या है, तरह तरह के उसमें अवधी के लोकगीत हैं, ब्रजभाषा के हैं, भोजपुरी के हैं, बुंदेलखंडी के हैं, हरियाणवी के हैं, राजस्थानी तक के हैं लोकगीत। तो पढ़ के विभिन्न क्षेत्रों के जो संघर्ष करने वाले लोग थे, अंग्रेज़ों से लड़ने वाले लोग थे, उनके बारे में जानकारी मिली। और यही नहीं, जो विद्रोहियों से अलग होकर अंग्रेजी सेना और सत्ता से मिल गए थे रजवाड़े, जमींदार, उनके बारे में भी लोकगीत हैं। जो बहुत सारे रजवाड़े वो सब अंग्रेज़ों का साथ देने लगे, उन पर भी अवधी में भी हैं, खड़ी बोली में भी हैं, भोजपुरी में उनकी निंदा की गई है। जी। वो पढ़कर और अच्छा लगा। जी। एक राणा बेनी माधव। हाँ, एकदम राणा बेनी माधव, उनका पर गीत है इसमें। जी। मेरी किताब में। जी। ये एक आपत्ति रखी जाती है कि इनको भाषा कैसे कहें, इनकी तो अपनी लिपि नहीं है। इस पर आपका क्या मानना है? ऐसा है कि लिपि कोई देवनागरी लिपि कोई खड़ी बोली के साथ पैदा नहीं हुई थी। जी। देवनागरी लिपि बहुत पुरानी है। जी। तो बहुत पुरानी है, जी। तो उसी में अवधी भी लिखी जाती है, ब्रजभाषा भी लिखी जाती है, भोजपुरी भी लिखी जाती है। जी। जी। इसलिए लिपि अपनी नहीं है यह कहना कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि 80% जो ट्राइबल भाषाएं हैं उनकी कोई लिपि नहीं है, बनी ही नहीं कभी। जी। जी। इसके मारे वो भाषाएं गायब थोड़े हो गई। वहाँ के लोग उसी भाषा में अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा में। तो जो भाषा एक इतने बड़े समुदाय को, जो अवध का क्षेत्र है, जो भोजपुर का क्षेत्र है, भोजपुरी का, जो ब्रजभाषा का क्षेत्र है, इतने बड़े क्षेत्र की स्त्री और पुरुषों की जिंदगी को जो संचालित करती है भाषा, वो लिपि के मारे थोड़ी रुकी रहती है। और जो मातृभाषाएं हैं वो 80-90% बोलचाल में प्रयुक्त होती है, 10% लिखित में भी प्रयोग होता है। नहीं है, और ये कहना झूठ है कि अपनी लिपि नहीं है। अपनी लिपि तो खड़ी बोली की भी कोई अपनी लिपि नहीं। जी है। हाँ, लिपि तो वही है जो संस्कृत से लेकर खड़ी बोली तक आती है। देवनागरी। अवधी के भविष्य या उसी के साथ सारी लोक भाषाओं का अगर बात, देखिए, मैं लेकर आपका क्या है कि सारी लोक भाषाओं का भविष्य इस क्षेत्र की जनता के भविष्य पर निर्भर है। जनता रहेगी
तो ये लोक भाषाएं भी जीवन में तो जीवित रहेंगी, भले ही उनका साहित्य कम हो ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी जी जनता पहले भी थी, जी बाद में भी रहेगी। जी अपनी मातृभाषा छोड़कर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जी जी। तो आपत्तियाँ चाहे जैसी की जब जाएं, वो तो आपत्ति करने वाले लोग जी वो गांव के लोगों को गंवार समझते हैं, जी जी और गांव के लोग कहते हैं कि हम तो गांव के हैं, जी इसलिए गंवार हमारी संज्ञा है, विशेषण तो इस शहर के लोगों के लिए। जी जी